Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Bayes theorem. यानी कि आज के लेक्चर में हम वन ऑफ द वेरी फेमस थ्योरम बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम का और कौन सा वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। The Bayes theorem, named after the British mathematician Rev. Thomas Bayes and published in 1763. His contribution consists primarily of a unique method for calculating conditional probability. यानी कि जो बेस थ्योरम थी, इनको नाम दिया गया था इसको ब्रिटिश मैथमेटिशियन रेव थॉमस बेस के नाम पर, जो 1702 से लेकर 61 तक अवेलेबल रहे थे। और इनकी इस थ्योरम को 1763 में पब्लिश किया गया था। एक्चुअल में है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिक मेथड प्रोवाइड किया गया था थॉमस बेस के द्वारा, जिसको बेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेक्स इनटू अकाउंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ वन इवेंट टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट. This concept can be extended to revise probabilities based on new information and to determine the probability that a particular effect was due to a specific cause. The procedure for revising these probabilities is known as Bayes theorem. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था आपसे, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम प्रेडिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर इवेंट। यानी कि जब दो इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं और हमें एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, तो उसके बेसिस पर हम दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इस नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज करते हुए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर इफेक्ट है वो एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से है इसकी प्रोबेबिलिटी को। यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर इफेक्ट को एक स्पेसिफिक कॉज के बेसिस पर डिफाइन करते हुए प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और उसको उस पर्टिकुलर लेवल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इन प्रोबेबिलिटीज को जो रिवाइज करने का प्रोसीजर है, इसको हम बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। द प्रोसीजर फॉर रिवाइजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज बेस थ्योरम. The Bayes theorem addresses itself to the question of determining the probability of same event A, given that another event B has been observed, that is determining the value of A upon B. यानी कि जो बेस थ्योरम है वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर इवेंट को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस करती है, जबकि दूसरी इवेंट बी को प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड किया जा चुका हो। यानी कि यहां आप प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हाइल इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड और ऑब्जर्व्ड, इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस थ्योरम। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बेस थ्योरम कुल मिला के दो डिपेंडेंट इवेंट्स के रेफरेंस में ही बात करती है, जैसा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए बेस थ्योरम अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को प्रॉपरली रिवाइज करते हुए नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर
इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करती है, जबकि इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी हो। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि बेस थ्योरम में जिस फॉर्मूले को यूज किया जाता है उसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके डेरिवेशन को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेस थ्योरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो इसी वजह से हम मान लेते हैं कि A1 और A2 दो ऐसी इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? दो इवेंट्स जो एक साथ अकर नहीं हो सकती हैं, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। जैसे कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को या हेड और टेल की इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर जो दो इवेंट्स हम काउंट कर रहे हैं इनका जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है वो एंटायर एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो हम इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स का नाम देंगे। जैसे कि कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। इसी वजह से ये दोनों इवेंट्स कैसी हो गई? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई। तो हम ये मान लेते हैं कि दो इवेंट्स हैं A1 एंड A2 और दोनों ही क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके साथ साथ हमने कंसिडर किया है कि B एक ऐसी इवेंट है जो इवेंट्स A को इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दो इवेंट्स दिखाई मैंने, लेफ्ट साइड में A1 है, ठीक है, और राइट साइड में यहाँ पर A2 है। ये इवेंट B है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया B का A1 के साथ में रिप्रेजेंट करता है और ये वाला एरिया B का A2 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया A1 एंड B है वो क्या डिफाइन करता है? द पार्ट ऑफ B विच इज विद इन A1। B के उस पार्ट को डिफाइन कर रहा है जो A1 के साथ में लाई कर रहा है, ठीक है। और एरिया A2B, ये एरिया A2B क्या डिफाइन कर रहा है? द पार्ट ऑफ B विद इन A2। A2 के साथ में B के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया A2 एंड B। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 गिवन इवेंट B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन B क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B अपॉन PB। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। A1 इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी हो, दैट विल बी इक्वल टू P A1 एंड B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, इसे हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे मान लीजिए कि हमें अगर इवेंट A2 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करना हो जबकि B अकर्ड हो चुकी हो, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? P A2 अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A2 एंड B अपॉन P ऑफ B। तो इसे तो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट डिफाइन कर रही है इवेंट A1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को जबकि B अकर्ड हो चुकी है, और इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन कर रही है इवेंट A2 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को जबकि इवेंट B ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है। यहां हम PV को डिफाइन कर सकते हैं इक्वल टू P ऑफ A1 एंड B प्लस P A2 एंड B, क्योंकि P जो B है, इवेंट B है, वो A1 और A2 को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से कि जो A1 एंड B वाला पार्ट है और जो A2 एंड B वाला पार्ट है वो कंप्लीटली B को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट A1 एंड B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट A2 एंड B। दैट इज क्लियर? तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन B क्या था? वो P A1 एंड B अपॉन PB था, और PB की जगह हमने रख दिया P A1 एंड B प्लस P A2 एंड B। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसे मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करते हैं हम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग P A1 एंड B किसके बराबर होगा? P A1 इंटू P B अपॉन A1 होगा या नहीं होगा भाई? P B अपॉन A1 कितना होगा? P A1 एंड B अपॉन P A1। तो इससे अगर मुझे P A1 एंड B की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूं इसको P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B अपॉन A1। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही P A2 एंड B को मैं लिख सकता हूं P ऑफ A2 इंटू B ऑफ B अपॉन A2। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको पुटअप कर दिया, वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया इसकी। अब हम क्या करेंगे
इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे। तो जब हम इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P ऑफ A1 अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B अपॉन A1। ये किसकी वैल्यू है? P A1 एंड B की। देखिए यहाँ पर P A1 एंड B लिखा हुआ है, तो P A1 एंड B की अगर मैंने P A1 इंटू P B अपॉन A1 लिख दिया, ठीक है, अपॉन में P A1 एंड B की अगर क्या लिखेंगे? P A1 इंटू P B अपॉन A1, और P A2 एंड B की अगर क्या लिखेंगे? P A2 इंटू P ऑफ B अपॉन A2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ A1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जबकि B अकर्ड हो गई है, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट B व्हाइल A1 हैज अकर्ड एंड डिवाइडेड बाय P ऑफ A1 प्लस P ऑफ B अपॉन A1 प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B अपॉन A2। तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम के बेसिस पर इवेंट A1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जबकि B अकर्ड हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट A2 व्हाइल B हैज अकर्ड, यानी कि P ऑफ A2 अपॉन B, तो फिर यहाँ चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस होंगे केवल ऊपर क्या जाएगा? P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B अपॉन A2, और नीचे वैल्यू एज इट इज रहेगी P A1 इंटू P B अपॉन A1 प्लस P A2 इंटू P B अपॉन A2। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि बेस थ्योरम के बेसिस पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर्ली एक्सटेंड करते हुए नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं इवेंट A के अकर होने की, जबकि B अकर्ड हो चुकी है, इन दोनों पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पर। जबकि हमें केवल 2 इवेंट्स A1 और A2 दे रखी हो। अगर हमें 3 इवेंट्स दे रखी हो, 4 इवेंट्स दे रखी हो, या उससे ज़्यादा इवेंट्स दे रखी हो, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं? इसके लिए हम सपोज करते हैं कि A1, A2, A3 अप टू डैश AN एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स के सेट को डिफाइन कर रहा है, और B एक ऐसी इवेंट है जहां PB 0 के इक्वल नहीं है। तब अगर हमें A1 के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना हो जबकि B अकर्ड हो चुकी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P ऑफ B अपॉन A1 इंटू P ऑफ A1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n PB अपॉन AI इंटू P ऑफ AI। यानी कि मान लीजिए अगर ये केवल 3 इवेंट्स होती A1, A2, A3, तो फॉर्मूला कैसे बनता? PB अपॉन A1 इंटू PA1 डिवाइडेड बाय PB अपॉन A1 इंटू PA1 प्लस PB अपॉन A2 इंटू PA2 प्लस PB अपॉन A3 इंटू PA3। 4 होती तो 4 को ऐड कर देते, 5 होती तो 5 को ऐड कर देते। तो नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के रेफरेंस में प्रोबेबिलिटी को ऐड करते चले जाना है, और ऊपर जिसके रिगार्डिंग पूछा गया है उसको मुझे पुटअप करना है। मान लीजिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन B पूछता है आपके, तो यहाँ फॉलो बन जाएगा P ऑफ B अपॉन A2 इंटू PA2 डिवाइडेड बाय PB अपॉन A1 इंटू PA1 प्लस PB अपॉन A2 इंटू PA2 प्लस अप टू डैश। जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से बेस थ्योरम के बेसिस पर हम एक्सटेंडेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।